उत्तर प्रदेश के नए पोल, नए सर्वे, लेटेस्ट ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, महा ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये आज आप थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं। हमने ग्राउंड जीरो रिसर्च के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया। इसके अलावा आज सी वोटर, पोल स्टार्ट और वीटो का सर्वे भी हम आपको दिखाएंगे। तो यानी आज एक सर्वे की नहीं, हम 4 सर्वे की बात करेंगे। अब तक भारत में इतने ही पोल हुए हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों को लेकर, और उनका एक ब्रॉड ट्रेंड क्या है, सारे सर्वे क्या कहते हैं। हर सर्वे अलग अलग एजेंसी ने किया है, उनके आंकड़े क्या एक जैसे हैं या अलग हैं, क्या उसमें किसी सबने एक को आगे दिखाया या उसमें भी फर्क है, तमाम चीजें आपके सामने होंगी। 4 के 4 सर्वे हैं, चारों का ट्रेंड आप देखेंगे तो आपको इसमें हैरानी भी होगी। लेकिन उससे पहले एक अजीब सी बात हुई है, उसके बारे में जरा चर्चा कर लें। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बाकायदा यह कहा कि चुनाव से पहले ओपिनियन पोल बैन कर देने चाहिए, ओपिनियन पोल दिखाए ही नहीं जाने चाहिए। तो आखिर अखिलेश यादव को ओपिनियन पोल से क्यों खतरा है? ओपिनियन पोल आखिर सरकार बनाने बिगाड़ने में क्या खेल कर लेगा, और इन ओपिनियन पोल से अखिलेश यादव क्यों घबरा रहे हैं? हर चुनाव से पहले ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं, पहली बार नहीं हो रहा ऐसा। कुछ ओपिनियन पोल गलत भी होते हैं, यह भी बात ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव चाहते ही नहीं है कि ओपिनियन पोल दिखाए ही जाए, सर्वे ही ना हो। ऐसा क्या बता दिया ओपिनियन पोल ने? किस ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं ये ओपिनियन पोल? हमारे साथ जुड़ जाएंगे अब कुछ खास मेहमान, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको ये जो सर्वे आए हैं, इसमें जो सबसे नया ओपिनियन पोल है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब तक इंडिया में जितने पोल आए हैं उसमें से देखते हैं कि ये जो पहला पोल आपके सामने आ रहा है ये आखिर किस ओर इशारा करता है। तो ये रहा आपके सामने इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल। हमने आपको दिखाया था कि हमारे इस पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 232 सीटें जीत सकती है अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के, और सहयोगी दल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक अपना दल है, इसके अलावा एक निषाद पार्टी है। सपा 162 सीटें जीत सकती है, यह भी हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में। और यह लड़ाई जो है बिल्कुल दो तरफा दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक तरफ, दूसरी ओर अखिलेश यादव का चेहरा। तो यह पोल का नतीजा था। बसपा को देखिए तो केवल 3 सीट हमारे और ग्राउंड जीरो रिसर्च के पोल में मिली, केवल 3 सीट बसपा को, 5 सीट कांग्रेस को और अन्य को 1 सीट। तो आप देखिए बीजेपी प्लस 232, सपा 162, बसपा 3, कांग्रेस 5, अन्य 1, नगण्य है बाकी तीनों। तो लड़ाई सीधी सीधी केवल और केवल आप देखिए तो बीजेपी और सपा के बीच में दिखाई दे रही है। और हमारा सर्वे बता रहा था कि सीटें बहुत कम हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन तब भी फुल मेजॉरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। अब जरा आपको सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल ने क्या पाया? इन्होंने भी पाया कि बीजेपी प्लस 230, हमारे सर्वे ने 232 दिया था, ये कह रहे हैं 230 मिल सकती है बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जीतकर। सपा को 152 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया टीवी के सर्वे में 162 था, सी वोटर के सर्वे में 152 है, ये बहुत अंतर नहीं है। बसपा की अगर आप बात करेंगे तो यहां थोड़ा वेरिएशन जो है वो आपको दिखाई देगा। सी वोटर के ओपिनियन पोल में उतना लो नहीं गया ग्राफ बसपा का, जैसा कि हमारा पोल दिखा रहा था। 12 सीटें सी वोटर को लगता है कि जीत सकती है बसपा, और अन्य जो है वो 4 और 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को हमने भी 5 सीटें ही दी थी। तो ये 2 ओपिनियन पोल, ग्राउंड जीरो रिसर्च और सी वोटर, इनके नतीजों को आप जरा तुलना करें तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता। और सी वोटर का ओपिनियन पोल भी यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने के बावजूद वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार जो है वो बना सकती है। तो ये 2 ओपिनियन पोल की बात हमने की, और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आज हम इन पोल्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन पोल्स को ही बैन करने की मांग की जा रही थी। तीसरा पोल भी देख लीजिए आप, यह है पोल स्टार्ट का ओपिनियन पोल। एजेंसी है पोल स्टार्ट, सर्वे करती है, उसका ओपिनियन पोल भी आपके सामने आ रहा है, और उसके नतीजे भी आप देखेंगे क्या वो मैच करते हैं या फिर नहीं करते हैं। पोल स्टार्ट का ओपिनियन पोल, इसमें बीजेपी को 242 सीटें दिखाई दे रही हैं हमारे पोल से, इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च से 10 सीटें ज्यादा। सपा को 127, यहां सपा का ग्राफ नीचे दिखाया गया है। बसपा को 16, कांग्रेस को 7 और अन्य को 11 सीटें जो है वो दिखाई जा रही। 3 सर्वे हमने आपको दिखा दिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ आशुतोष वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार जी आज जुड़ रहे हैं। संजय कुमार जी, प्रोफेसर संजय कुमार CSDS से जुड़े हुए हैं, आप बहुत अनुभवी पोलस्टर हैं। और प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। मैं शुरुआत आशुतोष वर्मा साहब आपसे करना चाहता हूं। ये ओपिनियन पोल में आपका यकीन ना हो, ये तो ठीक है, आपकी राय है,
नहीं आपकी हम नहीं चाहते कि वे ओपिनियन पोल हो, क्योंकि इसमें ये पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मेथोडोलॉजी है, लेकिन बैन कर दिए जाएं, दिखाए ना जाएं चुनाव से पहले, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यह है कि ये आज से नहीं रहा है। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस तरीके से ये पोल्स होते हैं। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि वो सारी चीजें जो किसी न किसी तरीके से वोटर को दिग्भ्रमित करें या किसी पार्टी की तरफ आकर्षित करें या किसी पार्टी को ज्यादा सहानुभूति दे, ऐसी चीजों को वोटरों के बीच में नहीं जाना चाहिए। और यही आदर्श आचार संहिता का असली नियम है। इसलिए निष्पक्षता वहां पे खत्म हो जाती है जब आप लोग ये बोलने लगे। देखिए, 1998 के बाद से आप जितने भी आप एग्जिट पोल्स देखिए, जैसे 99 में देखिए एनडीए को उन्होंने ज्यादा एस्टिमेट कर दिया था। 2004 में यूपीए कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट ही कर दी गई थी। 2009 में तो पूरी पलट ही दिया गया था, सरकारी बदल रही थी। उसके बाद से मैं उत्तर प्रदेश में भी अगर आऊं तो पिछले जितने भी ओपिनियन पोल थे वो सारे चुनाव में अजीत भारतीय समाजवादी पार्टी को बड़ी बहुमत दे रहे थे। एबीपी लोक नीति बता रहा था समाजवादी पार्टी 197 सीट जीतेगी। न्यूज 24 बता रहा था समाजवादी पार्टी 191 सीट जीतेगी। और TNSPIMJ बता रहा था समाजवादी पार्टी 201 सीटें जीतेगी। इंडिया टुडे एक्सिस ने यह मुझे बताया भी था, प्रदीप जी ने उस बार, कि समाजवादी पार्टी का जो पोल किया 178 की। देखिए, इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं उन वोटरों के लिए एक कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति होती है, जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि किन नीतियों को देखें, किन नीतियों को ना देखें, किस सरकार को देना है। कि एक आम धारणा सी बन जाती है घरों में। वो धारणा मैं वही तो नहीं समझ पा रहा हूं आशुतोष जी, वो धारणा कैसे? अभी आपने जितने भी ओपिनियन पोल गिनाए कि ओपिनियन पोल गलत साबित हुए, मैं आपने अपनी पार्टी के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी पिछली बार उसकी बात अगर की, लोगों ने बताया कि आपको पौने 200, कुछ किसी ने बताया कि आपको पौने 200 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। तो ऐसे में फिर इससे आप ये कैसे स्थापित करना चाहते हैं कि वोटर इफेक्ट हुआ? वोटर इफेक्ट होता तो आपको बढ़त दिखाई जा रही थी, आपकी तरफ जाना चाहिए था। नहीं, ये मैं समाजवादी पार्टी की तरीके से नहीं, मैं एक सिटीजन की तरह बात करता हूं। कहीं ना कहीं जो लोग, देखिए हम सब लोग दिन भर राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आम जनमानस राजनीति की हर समय बात नहीं करता है। उसको समझ होती है क्या नीतियां हैं क्या नहीं है। अगर इस तरीके से ओपिनियन पोल एक जनरल आ जाता है, अरे जाए जब ये जीत ही रहे हैं तो इन्हीं को दे दो। और ये नहीं, वही तो मैंने कहा, मैंने आशुतोष जी एग्जैक्टली वही बोला। जिस पोल में आपको अगर ज्यादा दिखाया जा रहा है, आगे दिखाया जा रहा है, तो अभी आप जो कह रहे हैं कि भाई जीत रहे इन्हीं को दे दो, आपका वोट तो बढ़ना चाहिए था। इंडिया शाइनिंग के टाइम पे 2004 में इनको बड़े इनको ओपिनियन पोल में बहुत लोगों ने आगे दिखाया, तो इनको ले जानी चाहिए थी मेजॉरिटी केंद्र में, नहीं हुआ ना। मेरी बात पूरी हो जाने जी। तो वो कहेंगे भाई ये तो जीत रहे हैं, इनको दे ही दो। तो एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट ये दूसरी एक पार्टी को मिलता है। दूसरी तरफ एक ये भी होता है, कहते अरे भाई ये क्या बता रहे हैं, ये तो 197 बता रहे थे, यहां तो घर भर में सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, ये तो 140 पे आ गए। ये सब ऐसे ही है, ये सब कहीं ना कहीं जो है मैनेज होता है। तो एक तरीके से मीडिया और इन चुनावी विश्लेषकों पे भी कहीं ना कहीं अपने आप पे उंगली उठती है। चलिए ठीक है, इसीलिए डॉक्टर साहब मैं रोक रहा हूं आपको, ठीक है? आपके मैं आपका क्या आपत्ति है? चलिए अब मैं हमारे साथ दो देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट बैठे, राज्यसभा सांसद बैठे, मैं आपकी बात ले जाऊंगा उनके पास। राकेश जी, आपका रिएक्शन लेने से पहले दो छोटे छोटे ग्राफिक और हैं, आंकड़े वो मैं और दिखा दूं, आशुतोष जी बुरा ना माने तो। 2 और पोल हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। तो पोल अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं वीटो का ओपिनियन पोल। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें, 240 सीटें दी गई थी और सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी को 143 सीटें दी गई हैं, बहुजन समाज पार्टी को इसमें 10 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को इसमें 8 सीटें दी गई हैं और अन्य को 2 सीटें दी गई हैं। मैंने आपको अब तक 4 दिखा चुका हूं ओपिनियन पोल और ब्रॉड ट्रेंड जो है वो एक तरफ जा रहा है, और शायद इसीलिए आपत्ति भी हो रही है कि आखिर ये जो ओपिनियन पोल हैं, अगर ये एक सा समा बांध देते हैं तो इससे वोटर का माइंड इफेक्ट हो जाता है। और आइए अब आपको हम दिखा देते हैं पोल ऑफ पोल्स। ये आपके सामने अब महा ओपिनियन पोल कह लीजिए, हम हिंदी में कहते हैं पोल ऑफ पोल्स कह लीजिए, यानी सारे पोल्स का अगर एक मीन एक निकाल दें आप, तो वो क्या कहता है कि बीजेपी 236, सपा 146, बसपा 10, कांग्रेस 6 और अन्य 5। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इन ओपिनियन पोल्स का, चारों ओपिनियन पोल्स का ट्रेंड जो है बिल्कुल एक जैसा है। आंकड़ों में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सभी पोल्स ने, ऐसा नहीं है कि 300 बीजेपी को दे दिया हो या 50 पर ले आई हो सपा को। लगभग एक उसी रेंज के अंदर सभी ओपिनियन पोल्स ने इन पार्टियों को सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। मैं फिर कह दूं, पोल है, गलत भी हो सकते हैं, सारे पोल्स गलत हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। राकेश सिन्हा साहब, लेकिन यह मांग कि पोल होने ही नहीं चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कमज़ोर बुनियाद पर होते हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं।
आखिर पंजाब के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को कम स्थान दिखाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं तिलमिलाई और नहीं कहे कि ओपिनियन पोलों को बंद कर दिया जाए। लोकतंत्र में ईवीएम या बैलेट पेपर ही अल्टीमेट नहीं होता है, वो अंत, शुरू और अंत नहीं होता है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लोकतंत्र का फलक बहुत बड़ा होता है, जिसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ओपिनियन मेकर्स, मीडिया अपना रोल प्ले करती हैं। उनके रोल को मिनिमाइज कर देना कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेने जाएंगी, वोट लेकर आएंगी, वही लोकतंत्र होगा, यह लोकतंत्र की सार्थकता को निषिद्ध करता है। तो मैं मानता हूं कि जो ओपिनियन पोल संस्थाएं करती हैं उनका एक अपनी भूमिका होती है। दूसरी बात, मैं इस बात से असहमत हूं कि आम जनता की बौद्धिकता बाकी लोगों की बौद्धिकता से कम होती है। यदि आम लोगों की बौद्धिकता कम होती तो 1977 के चुनाव में जब टेलीविजन नहीं था, अखबार की सीमित सर्कुलेशन थे, और जैसे ही इमरजेंसी हटा और जनता ने किस प्रकार से एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी को, जिसके तमाम लोग जेल से बाहर आए थे, उनको चुनाव जिता दिया। जनता यदि प्रबुद्ध नहीं होती तो 1967 में गैर कांग्रेसवाद नहीं चलता, जिसके हिस्सा मुलायम सिंह यादव जी थे। इसलिए इस तर्क को मैं खारिज करता हूं कि आम जनता इस तरह के ओपिनियन पोल के आधार पर अपना मतदान कर देगी। ऐसी संख्या मान सकते हैं, वो बहुत ही मिनिमम होता है, जिसके आधार पर कोई निर्णायक चीजें नहीं होती हैं। मैं 3 बातें यहां रेखांकित करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात कि जब ओपिनियन पोल होता है तो एक पहला चरण होता है जनता का मूड जानने का, ट्रेंड जानने का। मैं भी इसको अंतिम सत्य नहीं मानता हूं। तो उस ट्रेंड के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को भी एक डायरेक्शन मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाला और जंगल राज से उत्तर प्रदेश को बाहर किया, उसके कारण पार्टी की सफलता साफ जाहिर हो रही है। लेकिन मैं इस ओपिनियन पोल से थोड़ा असहमत इसलिए हूं, इसके परिणामों से, कि यह आरंभिक दौर का है। जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं। इसका कारण है, जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव कैंपेन में जाएंगे, जब पार्टी के सेंट्रल लीडर्स पूरी तरह से अपने आप को झोंकेंगे, तो एक ऐसा वर्ग हमेशा होता है सत्तारूढ़ पार्टी के, जहां पार्टी सत्ता में होती है, एक वर्ग जरूर होता है जिसको आंशिक रूप से असहमति होती है, आंशिक रूप से निराशा होती है, आंशिक रूप से विरोध होता है, लेकिन वह पार्टी को छोड़ती नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं जाती है। जब केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से चुनाव मशीनरी लगती है तो यह वर्ग भी पार्टी के साथ, अंत में जब ईवीएम के पास जाता है तो इसका हाथ बीजेपी के पास जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि इस पोल्स का असर जनता पर तो नहीं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं यहां पे, आशुतोष जी, मैं आता हूं, जरा बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आऊं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या कोई भी राजनीतिक दल ये कह सकता है कि वो अपना सर्वे नहीं कराते? क्या कोई राजनीतिक दल चुनाव में जाने से पहले जनता का मूड भांपने के लिए किसी ना किसी एजेंसी का सहारा नहीं लेता कि पता चले कि हवा किस ओर बह रही है, तो हमें कितनी ताकत लगानी है या किन मुद्दों पर हमको काम करने की जरूरत है? हर पार्टी ऐसा करती है, लेकिन अगर वो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी या टीवी चैनल कर ले या कोई अखबार कर ले तो फिर उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं। मैं चर्चा में संजय कुमार जी को पहले लाना चाहता हूं। संजय जी, आप बरसों से पोल कर रहे हैं, आपने क्या कभी अनुभव किया कि पोल से वोटर इफेक्ट हो रहा है? मैं ये नहीं मानता कि वोटर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट होता है क्योंकि कुछ अनडिसाइडेड वोटर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फ्लोटिंग वोटर्स हैं, और वो कभी कभी इस बात को देखकर अपना मन बनाते हैं कि चुनाव जीतने वाली पार्टी कौन है और कौन सी पार्टी चुनाव हार रही है। लेकिन वोटरों का मन दोनों तरफ जाता है, उनका रुझान दोनों तरफ होता है। कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि जीतती हुई पार्टी के साथ हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका वोट बर्बाद हो। लेकिन कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग राज्यों में, जो ऐसी पार्टी का साथ देना चाहते हैं जो पार्टी हार रही होती है, और वो सोचते हैं दूसरी पार्टी तो जीत ही रही है, ये कमजोर पार्टी है, हमें कमजोर के साथ खड़ा होना है। अगर इसको सर्वे की भाषा में हम कहें तो हम कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट, जो लहर के साथ जाना, और अंडरडॉग इफेक्ट, जो कमजोर दिख रहा है मैं उसके साथ खड़ा दिखूंगा। दोनों के साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ क्या चुनावी जो ओपिनियन पोल है, क्या सिर्फ इन्हीं का असर पड़ता है? तमाम तरह की चीजें होती है, तमाम तरह के रिपोर्ट आते हैं, अखबारों में लेख होते हैं, रिपोर्टर्स अपनी स्टोरी फाइल करते हैं, और अगर आप गौर से पढ़ें तो ये सब भी ये बताते हैं हवा किस ओर जा रहा है। तो इसका असर मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पड़ता, जरूर पड़ता है, लेकिन थोड़ा एक विरोधाभास भी है। हम बार बार कहते हैं ये सर्वेक्षण बेकार हैं, जनता का इस पर कोई भरोसा नहीं है। और जनता का जब भरोसा ही नहीं है तो फिर इसका असर किस बात का? जब मैं उसको देख रहा हूं और मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूं तो मुझ पर कैसे प्रभाव डाल रहा है? तो जो लोग इसके बैन करने की बात करते हैं, कहते हैं ये जनता के मत को असर डाल देता है,
वो ये भी कहते हैं कि इन पे मुझे भरोसा नहीं है। जब आपको भरोसा नहीं है, आप भी जनता का हिस्सा है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि वो आपके वोट देने के निर्णय को असर कर रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के आर्ग्यूमेंट्स लाने चाहिए कि सचमुच क्या इन पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, सचमुच ये इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसा आपने कहा, आपने साइंटिफिक भाषा में समझाया कि अगर फायदा होना है तो दोनों को हो जाता है। पोल को देख करके एक वर्ग यहां जुड़ जाता है, एक वर्ग वहां जुड़ जाता है। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, मुझे तो कोई व्यक्ति ये भी कह रहा था, वो भी बड़े सीजन नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर आप पोल में किसी को जीतता हुआ दिखाते हैं तो कई बार पार्टियां उससे भी घबराती हैं। उनको लगता है कि हमारा वोटर कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा, हमारा जो वर्कर है वो कहीं आराम से ना बैठ जाए कि अरे देखो सर्वे दिखा रहा है तो हम लोग आराम से जीत रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो अब उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, कौन पसीना बहाएगा। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो पोल दिखाया और पोल जो देखने वाला है वो उस चीज को किस नजरिए से और किस आधार पे ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। जैसे सिन्हा साहब ने बताया कि ये उसकी बौद्धिक, जो आज का जनमानस है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर है। वो पुराने जमाने की अब बात नहीं है कि उसको कुछ पता ही नहीं होता था, अब उसको सब पता है। चुनाव की बात करें तो सीधी सी बात यह है कि 5 साल पहले, कहिए सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, 5 साल पहले जो पार्टी ने वादे किए थे और जिससे सरकार बनी थी उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका जीवन कितना प्रभावित हुआ है उस गवर्नेंस से, उसको अच्छी तरीके से पता है। तो इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं कि वो कोई भ्रमित हो जाएगा या प्रभावित हो जाएगा। रह गई बात आशुतोष जी की, तो मैं बता दूं, एक्सेस माई इंडिया तो ओपिनियन पोल नहीं करता है, लेकिन उन्होंने 2017 का जिक्र किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया था और समाजवादी को पीछे। लेकिन उनका यह मानना है कि तमाम पोल ने कहा था समाजवादी पार्टी आगे, तो इसका मतलब तो सभी ने समाजवादी पार्टी को जिता देना चाहिए था, फिर तो 47 सीटें नहीं आती थी। तो इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता है, ये जनार्दन है, ये सब जानती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपना निर्णय लेती है वोटिंग के दिन। शशि जी, जिन्होंने हमारा सर्वे किया, हमारे साथ हैं। शशि जी, 1 मिनट जरा, आशुतोष जी का नाम लिया है तो जवाब दे दें आशुतोष जी। नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सांसद जी भी हैं, राकेश सिन्हा प्रबुद्ध हैं, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया पंजाब का। पंजाब में आपको तो सांसद जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी बात का विरोध। आप चौथे नंबर की पार्टी हैं, 117 में आप 3 सीटें जीते हैं और उम्मीद भी इससे ज्यादा नहीं थी, तो आप वहां पे परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर यहीं पे समाजवादी पार्टी को सब जगह 4 नंबर पे दिखाते, 1 नंबर पे दिखाते, तो आपकी पार्टी से भी ऐसे रुकाते। देखिए, आप बात को समझिए, बड़ी अजीब सी बात होती है। और ये बात क्यों नहीं डिस्कशन होता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, डिप्टी सीएम को खदेड़ा जा रहा है, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। कल तक समाजवादी पार्टी लाइन में नहीं थी, आज बिल्कुल नेक टू नेक फाइट कर रही है, लेकिन सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है। खैर चलिए, और सौरभ जी, मैं तो बता सकता हूं, आप नाम बताइए, मैं सब में बताऊंगा, सबको दिखाएगा कि समाजवादी पार्टी बढ़ तो रही है लेकिन सरकार बीजेपी बना रही है। और यही फ्रेम नैरेटिव होता है, इसी को कहते हैं नैरेटिव फ्रेम करना। तो कहीं ना कहीं एक वोटर्स के माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसको आप सही बोले या गलत बोले, नहीं, मुझे एक बात नहीं, जो सबने बात कही कि अभी कि कोई वोटर जो है, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर आशुतोष बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो इनकी पार्टी को वोट दे दो, राकेश सिन्हा जी कितनी अच्छी बात कर रहे थे, चलो इनको वोट दे दो, या सर्वे ऐसा दिखा रहा है यार ठीक है चलो जीतने वाली पार्टी। ऐसा थोड़ी होता है डॉक्टर साहब, तो राजनीति में है। अगर मान लीजिए कोई वोटर, कोई शहरी है, गांव का निवासी है, यूपी का, बड़ा सताया हुआ है, जैसे आप कहते हैं किसान बहुत परेशान है, रात को जानवर उसका खेत खराब कर देते हैं, वो अगर नहीं चाहता होगा इनको वोट देना, चूंकि सिर्फ इंडिया टीवी का सर्वे दिखा रहा है ये 250 सीट पा जाएंगे, तो वो इनको वोट दे देगा क्या? अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं वो नहीं वोट देगा, मैं कहता हूं 1% वोट गड़बड़ करेगा। मैं कहता हूं आदर्श आचार संहिता की सही परिभाषा क्या है, आप बताइए मुझे। अगर कोई भी चीज, जब एक पेट्रोल पंप पे लगे हुए मोदी जी की फोटो हटा दी जाती है, वो लगता है कि प्रभावित कर रहा है, तो इस तरीके के सर्वे पे उंगली क्यों नहीं उठनी चाहिए? शशि जवाब दें आपको इसका। जी शशि शंकर जी। देखिए सौरभ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो ओपिनियन पोल होता है, थोड़ा सा मान सकते हैं कि वोटर को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें 2-3 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपिनियन पोल के अलावा नेताओं के बयान जो होते हैं, उनका जो कैंपेन होता है, जो इश्यूज को लेकर जो वोटरों के बीच में जाते हैं, वो तमाम चीजें प्रभावित करती हैं।
इस तो जो भी पार्टी होती है उनको ओपिनियन पोल के बजाय अपने कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके नेता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ठीक है। तो ऐसे तो माना जाए तो नेताओं के बयान से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या नेताओं के बयान पर रोक लगा देनी चाहिए? पार्टी तो रोक लगाती नहीं है। हाँ। और दूसरा 2-3 चीजें आशुतोष वर्मा जी ने बोला, मैं उस पर ध्यान देना चाहूंगा। वो बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता यहाँ मतलब बहुत सारे भाजपा नेता सपा में आ रहे हैं। तो देखिए अभी बंगाल का चुनाव हुआ था, वहां बहुत सारे टीएमसी के नेता बीजेपी में आए थे। तो क्या वहां बीजेपी चुनाव जीत गई थी? तो कितने बार ये नहीं होता है। और वहां पर भी देखिए बीजेपी बड़ी है, बीजेपी की जो सीटें आई थी पिछले चुनाव में उससे चलिए छोड़े, हम अगर केवल उत्तर प्रदेश की शशि बात करते हैं, इन्होंने जो एक तर्क दिया वो उसका जवाब राकेश जी से मैं लेना चाहता हूं, ताकि थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि ब्रेक ना फिर दोबारा आ जाऊंगा। इन्होंने कहा कि जब सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलती हैं वो तक इलेक्शन कमीशन उतरवा लेता है, बैनर उतरवा लेता है, प्रधानमंत्री की फोटो उतरवा लेता है। यहां नोएडा में हम रहते हैं, यहां तो हाथी ढक दिए गए थे एक बार चुनाव में, मुझे याद है। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो उस सिनारियो में कह रहे हैं कि ये जो नंबर दिखाए जाते हैं इस पर क्यों रोकना हो? देखिए, सरकारी एजेंसी का चुनाव में दुरुपयोग करना या उसको उपयोग करना, इसको चुनाव आयोग प्रतिबंधित करता है। इंदिरा गांधी जी का चुनाव इसलिए खारिज हुआ था, जगमोहन लाल जी ने निर्णय दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चूंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था। तब से एक बड़ी सावधानी बरती जा रही है कि किसी भी प्रकार से राज्य सरकार चुनाव को प्रभावित ना करे। लेकिन जो ओपिनियन पोल होता है, मैंने कहा कि लोकतंत्र में बहुत से स्तंभ होते हैं, कुछ सूक्ष्म स्तंभ होते हैं, कुछ स्थूल स्तंभ होते हैं। तो ओपिनियन पोल करने वाली जो संस्थाएं होती हैं स्वतंत्र होती हैं, वे ओपिनियन पोल करती हैं। तो आप लोकतंत्र को, मैंने पहले भी कहा, लोकतंत्र को बैलेट बॉक्स तक जो प्रतिबंधित करना चाहते, तब तो आप देखिएगा कि अखबारों में लेख लिखना या कोई दूसरा प्रोग्राम करना, टीवी के सारे प्रोग्राम को बंद कर दिए, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने पंजाब का मैंने पंजाब का स्वयं का उदाहरण दिया कि ओपिनियन पोल हमारे खिलाफ गया, तो हमने तो प्रतिबंध की बात नहीं की, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें तो प्रतिबंध की बात करनी चाहिए। पंजाब का तो उदाहरण इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि पंजाब में आप भी जानते हैं, उनका कहना है कि लोग भी जानते हैं कि आप चौथे नंबर पर रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मैं चौथे तीसरे की बात नहीं है हमारे, देखिए मानसिकता की बात। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। लोकतंत्र में को समृद्ध ही कर सकता है जो स्वयं लोकतांत्रिक है। जो पार्टियां इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वे लोकतंत्र को कभी भी समृद्ध नहीं कर, वो लोकतंत्र का उपयोग करती हैं सत्ता पाने के लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी चूंकि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अधिकांश पार्टी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसलिए जैसे ही लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं वे उसके खिलाफ खड़ी होती हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और हम कुरुक्षेत्र में यूं तो आपको दिखा रहे थे महा ओपिनियन पोल, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, और उसमें से जो बड़ा नाम है वो है नाहिद हसन का, जो कैराना से उम्मीदवार थे और गैंगस्टर एक्ट में इनको इस वक्त जेल में डाला हुआ है यूपी की पुलिस ने, और उनका कैंडिडेचर कंफर्म कर दिया गया है। नाहिद हसन ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कैराना से, धामपुर से नईमुल, कांट सीट से कमाल अख्तर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची है ये जारी हो गई, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए आज क्योंकि आज ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी थी, कहा था चैलेंज है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, कि अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी करके बताएं। और ये कह रहे थे कि वो क्यों इसलिए अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनको मालूम है अपराधी छवि के लोग होंगे और वही मैसेज नहीं देना चाहते। यहां तक कहा गया कि टिकट तो बांट रही है सपा, लेकिन व्हाट्सएप पर टिकट बांट रही है। तो चले, लेकिन नाहिद हसन को लेकर जितनी चर्चा थी उस पर अब लगता है कि विराम लगेगा। डॉक्टर आशुतोष हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसमें इतना वक्त क्यों लगा आपको अपना मन बनाने में? नाहिद हसन के बाद की जब गिरफ्तारी हुई तो अखिलेश जी ने कहा था तो ठीक है, हम उनकी परिवार में से जिस पर कोई आरोप नहीं होगा उनको टिकट दे देंगे। फिर उनकी बहन जो इकरा है वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी भी हो गई हैं। अब आपने कंफर्म कर दिया है नाहिद हसन जी को, क्या उहापोह क्या है? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि आप लगातार उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ खाली मुस्लिम नाम आप दिखा रहे हैं, एक भी आपने हिंदू नाम नहीं दिखाया। सर, आपकी लिस्ट अभी आई है। मैं उसका आरोप का जवाब मैं बता रहा हूं ना क्यों, मैं बता रहा हूं ना क्यों। आप एक ने भी, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको क्यों। लिस्ट आई है, लिस्ट में मुझे नहीं पता कितने मुसलमान हैं और कितने और हैं। लिस्ट आई है, टाइप होता है, वो स्क्रीन पर जाता है, उसमें कुछ समय लगता है ना डॉक्टर साहब। अरे सौरभ जी, प्रॉब्लम यह है कि टाइप सिर्फ एक ही धर्म का होता जा रहा है, दूसरा धर्म दिख ही नहीं रहा है। इस पर आप डिफेंसिव क्यों है? इस पर आप डिफेंसिव क्यों है? डिफेंसिव इसलिए हो क्योंकि मैं इसी बातों को सवाल करता हूं कि आप देखिए, आपने पहले फेज से लेके तीसरे फेज तक
6 नाम दिखाए, 6 मैं तो सर आप डिफेंसिव हो सकते हैं, लेकिन मैं तो खुल के कह रहा हूं कि हाँ मेरा इंटरेस्ट नाहिद हसन में है। एक व्यक्ति जो जेल में हो गैंगस्टर एक्ट में, उसको आपने टिकट दिया तो हमारा इंटरेस्ट है उसमें। आप देखिए उस पीली पीली स्क्रीन पे निकल के आ रहा है, उसमें एक भी नाम दिखाइए। आपने अमरपाल शर्मा का नहीं दिखाया, पहली बार में आ गया। तो सर नाहिद अब्दुल्ला आजम, एक बात मुझे बताइए डॉक्टर साहब मुझे बताइए, अब्दुल्ला आजम इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है या नहीं है ना? तो अब्दुल्ला आजम का नाम चलाएंगे, नाहिद हसन चर्चा में तो नाहिद हसन का नाम भी चलाएंगे। अब ये फिर वही वाली प्रवृत्ति है, ये फिर वही मनोप्रवृत्ति है कि पोल मत करो। अब पहले पोल मत करो, अब जो है नाम मत दिखाओ, क्योंकि सब जो है एक धर्म के। सौरभ जी हम तो कह रहे हैं नाम दिखाइए ना, लेकिन सिलेक्टिव नाम दिखाएंगे तो अरे सर सब दिखाएंगे। आपके पास लिस्ट आ गई होगी, आप पढ़ दीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं पढ़ दीजिए, आपके पास तो आ ही गई होगी ना। मैं तो उस पहली लिस्ट को बता रहा हूं जिसमें अरल्डी के साथ अमरपाल शर्मा था। किसी ने नाम तक नहीं लिया। साहिबाबाद से हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सर। आपकी पहली पूरी लिस्ट दिखाई गई, सब जगह दिखाई गई। देखिए देखिए पहली बात तो आपको इस पर आपत्ति होनी नहीं, ये तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि आप समाजवादी पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट क्यों बता रहे हैं। क्यों आपको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं हम क्यों नहीं बताइए, तो फिर हम कह रहे हैं हमें हिंदू का चाहिए, हमें तो हर हिंदुस्तानी का चाहिए। लेकिन ये मनोवृत्ति जो होती है ना, ये दुनिया देखती है। ये अगर आप दिखा रहे हसनपुर से मुखिया गुर्जर, हसनपुर से मुखिया गुर्जर आ गया। आप इसका इंतजार कर रहे थे? मैंने तो नहीं लिखा, मेरा हाथ तो यहाँ है, आ गया स्क्रीन पर। आइए आप सौरभ जी देखिए ऐसा है, मेरी आवाज आपके पीसीआर तक जाती है और वो भी समझते हैं। सर आप इसको दूसरा एंगल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मान भी लीजिए कि अगर चुन करके मुसलमान नाम दिखाए जा रहे हैं तो ऐतराज क्या होना चाहिए आपको? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पोर्ट्रे करने के लिए कोशिश की जाती है, क्या पोर्ट्रे कर रहा हूं मैं? तो पोर्ट्रे, आप पोर्ट्रे कह रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूं। हमारा सर्वे क्या, सारे सर्वे खुल के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की इकलौती पसंद इस वक्त समाजवादी पार्टी है। हम तो ये कहते हैं इकलौती पसंद है, सारा वोट आप ही को मिलेगा। हम तो ये कह रहे हैं, परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर बात बैलेंसिंग हो ना तो आपके ऊपर कभी कोई आरोप लगाएगा नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपके आरोप से आहत, मैं इतना आहत नहीं हुआ जितना आप ये नाम देख के आहत हो गए। राकेश सिन्हा जी नाहिद हसन कैराना से उम्मीदवार होंगे और अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया गया, आजम खान के बेटे को। देखिए पहली बात तो मैं इस पे घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं कि कुछ नाम दिखाए गए, नाम किसी खास धर्म के हैं, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी की आपत्ति हो गई। इनके नेता 24 घंटा 365 दिन एक खास धर्म को आकर्षित करने के लिए जिन्ना तक पहुंच जाते हैं, और यहां पर टेलीविजन चैनल में बैठकर आप बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रहे हैं। जहां तक कैराना की बात है, जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उस पर 2 दर्जन क्रिमिनल केसेज हैं। वो 2 दर्जन राजनीतिक केसेज नहीं है कि आप किसी जुलूस में गए, अरेस्ट हो गए, पुलिस ने आप पर केस लग गया। ऐसे भी बहुत से केसेज होते हैं। अपराधी की धाराएं एक होती हैं, कभी आप जुलूस निकाले, डेमोन्स्ट्रेशन निकाले, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान का आरोप लगा, आप पर केस हो गया। लेकिन इन पर जो 2 दर्जन केसेज हैं, आप इलेक्शन कमीशन के साइट पर देख लीजिए। और ऐसे व्यक्ति को पहले समाजवादी पार्टी ने खुद स्वीकार किया कि हम इनको टिकट नहीं देख। पहले तो कोशिश की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको बेल मिल जाए जिससे चुनाव लड़ सके। जब फास्ट कोर्ट ट्रैक ने अस्वीकार कर दिया है, अब क्राइम का मैग्नीट्यूड, क्राइम की इंटेंसिटी देखिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे चुनाव के उत्सव के माहौल पर, जिसको एक प्रमुख पार्टी अपना उम्मीदवार बना रही है, उसे मुक्त करने से मना कर दिया। उनकी बहन को आपने टिकट देना दिया, फिर 24 घंटे में आपका मत बदल गया। समाजवादी पार्टी घोर सांप्रदायिक, घोर हिंसावादी और फासिस्ट पार्टी है। नहीं फासिस्ट होती तो इस तरह के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती। जो व्यक्ति कैराना में दूसरे एक खास धर्म के लोगों को माइग्रेट करने के लिए बाध्य करता है, जो कैराना में कोई एक धर्म का मजहब का स्थान बना देना चाहता है, उस पार्टी को उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। सिर्फ अपराध नहीं है, अपराध के साथ साथ वह व्यक्ति, वह 47 से पहले की लीगी मानसिकता का यदि एक व्यक्ति उदाहरण हो सकता है तो यह व्यक्ति उदाहरण है। उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर उत्तर प्रदेश को संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो 17 से पहले जंगल राज था, जो 17 से पहले जिन लोगों का राज था, जो एक्सटॉर्शन करते थे, जो व्यापार नहीं बढ़ने देते थे, जो आम लोगों के बहु बेटियों को इज्जत से आबरू लूटते रहते थे, उन लोगों को फिर से तरजीह मिल रही है। और समाजवादी पार्टी जवाब ले लो प्रोफेसर साहब, एक मिनट। नाहिद हसन पर आपने घोर आपत्ति जताई है उनको उम्मीदवार बनाने पर, आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जब बोलना शुरू करे तो उन सबका नाम लेना शुरू करे जिनको आप लोग टिकट देते हैं। आप संगीत सोम को भूल जाते हैं क्या? क्रिमिनल से कॉन्स्पिरेसी का है, दंगा भड़काने का है, मर्डर के रूप से रेप चल रहे हैं, आईपीसी 188, 353 क्या कहना चाहिए क्या चल रहे हैं। और आपने तो अपने आप केस हटवा लिए।
आप सुरेश राणा को भूल गए। 120 बी का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा है, 148 चल रहा है, 147 चल रहा है। बीजेपी के 304 एमएलए में 106 दागी सेल्फ घोषित हैं, 35% से ज्यादा। आपने दिनेश खट्टर का नाम नहीं सुना क्या? ओमकार सिंह वकील था, बेचारा मर गया, उसने लिखा कि मेरा उत्पीड़न किया रहा, मेरी साइट की वजह से ये व्यक्ति है। आपने फिर से उसको टिकट दिया। आप विक्रम सैनी का नाम नहीं लेते, आप उमेश मैलिक का नाम, आप कपिल देव अग्रवाल का नहीं लेते। आपको नाहिद हसन दिखता है क्योंकि सूट करता है आपकी राजनीति को। इस देश में जब जब आग लगी है और जब जब, मैं तो कहता हूं 12 की 17 के बीच में क्या हुआ और 17 से 22 के बीच में क्या हुआ, आइए आप नीतियों पर ओपिनियन पोल कीजिए, आइए अपनी घोषणा पत्र पे ओपिनियन पोल कीजिए, आइए आप पोल कीजिए, लेकिन पोल भी वही होगा जो आपको सूट करेगा, बात भी वही होगी जो आपको सूट करेगा। इसलिए जनता आपको हटाना चाहती है। डॉक्टर साहब, ये पोल फासिस्ट पोल जो आपने पोल बोला इन्होंने है। कोई कराया हो जो इन्हें सूट करता हो तो वो इनकी बात है, हमने खैर इनके देखिए, कहने पर नहीं जिसको- कराया, हमने देखिए, तो अपने जिसको लिए जो कराया था समझना और है वो आपको समझ दिखाने ले। के लिए कराया था सबको। खैर वो मैं केवल पोल वाली बात कह रहा था, वो गलत बात नहीं जानी चाहिए, इसीलिए कह रहा हूं। संजय जी, ये जो लिस्ट जारी हुई है, अब इसमें कौन किस धर्म का है, क्योंकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र की ज्यादा चर्चा है, तो जाहिर है कि बसपा ने बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी भी टिकट दे रही है। और समाजवादी पार्टी के बारे में ये भी है एक बात, हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है कि ये कई जगह ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो हमको मिलेगा ही, तो उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। लेकिन वहां पर दूसरे दलों ने, कांग्रेस ने, बसपा ने मुस्लिम चेहरा दे दिया है। ऐसी सीटों पर क्या नुकसान होने की गुंजाइश है इन्हें? बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, ऐसे जगहों पर अगर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया और अगर दूसरी पार्टियों ने एक रिलायबल मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया है, तो इन जगहों पर मुस्लिम वोट का बंटवारा होने की गुंजाइश पूरी है। वो लोग हो सकता है समाजवादी पार्टी को छोड़ अन्य पार्टियों के लिए वोट करें, लेकिन उसके लिए चेहरा एक तरह से विश्वसनीय होना चाहिए। अगर बीएसपी ने कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी मुस्लिम को टिकट दिया है, वो अगर पॉपुलर है, लोग अगर उन्हें जानते हैं, एक अच्छे उम्मीदवार हैं, तो ऐसी सूरत में बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, अगर इन पार्टियों ने किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी को छोड़ उनके पाले में मुस्लिम वोट जा सकता है इन विधानसभा क्षेत्रों में। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अब नाहिद हसन की हम बात कर ले। नाहिद हसन वहां से मौजूदा विधायक हैं और नाहिद हसन के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, गैंगस्टर एक्ट में उनको गिरफ्तार किया गया, ये सारी बातें तमाम सही हैं, लेकिन इन्होंने पाया होगा कि नाहिद हसन ही उपयुक्त उम्मीदवार हैं और जीतने के आसार उनके ज्यादा हैं, तो उनको टिकट दिया है। अभी जो विमर्श बनाना चाह रही है भाजपा कि नाहिद हसन एक कुख्यात अपराधी हैं और उसको टिकट दिया और यही फर्क है इनमें और हम में, ऐसा विमर्श जनता के पास क्या आप मानते हैं पहुंचता है? विमर्श पहुंचता है, विमर्श नहीं भी पहुंचता। मुझे लगता है कि ये अगर आने वाले 10 दिनों में विमर्श बदला नहीं जा सकता। ये जरूर है कि हम तमाम तरह के लोगों को देखते टिकट दिया जाता है और उनकी छवि एक कानूनी दृष्टिकोण से जो उनकी छवि होती है, कई बार वो छवि जमीनी तौर पर वो छवि नहीं होती है। हम बार बार एक बात का जिक्र करते हैं ना, रॉबिन हुड इमेज। कई बार हमें लगता है कि भाई ये व्यक्ति तो इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है, लेकिन आप जाएं, अगर जब गांव में जाएं, उनके इलाकों में जाएं, तो कई बार इन लोगों की एक अपनी पकड़ होती है, एक अपनी पहचान होती है। अब मैं कई ऐसे नेता हैं जो लगातार अपना चुनाव जीतते रहे, चाहे वो बिहार का जिक्र करें, यूपी का जिक्र करें, उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कानूनी नजर से वो सब अपराधी थे, आज जेल में भी हैं। लेकिन देखिए, अगर आप उनके इलाकों में इनके इलाके में जाएंगे तो बड़ा रॉबिनहुड इमेज है। वो कहते, जनता कहती नहीं नहीं, तो हमारे लिए काम किया है, तो ऐसे में वोट मिलता है। और 15 दिनों में आप शायद नैरेटिव नहीं बदल पाएंगे। ये जरूर है कि कोशिश दोनों तरफ से रहती है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया वो इसका एक तरह से समर्थन करेंगे, और जो पार्टी उसका विरोध कर रही है वो उसके खिलाफ तमाम तरह की बातें लेके आएंगे। लेकिन 15 दिनों में शायद पूरा नैरेटिव नहीं बदला जा सकता। ठीक, फिर बताते हैं आपको, समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और अलग अलग जाति समूहों के लोगों के अलावा इसमें 30 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उतारे हैं। तो 159 में से 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है और इनमें जो खास नाम है वो बता दें, रामपुर से आजम खान का नाम है, स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम है, कैराना से नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने उतारा। तो तीनों प्रमुख चेहरे हैं और तीनों कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल चेहरे हैं। आजम खान भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कल हमने आपको बताया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी है कि उनको बेल दी जाए ताकि वो प्रचार कर सके, तभी अंदाजा हो गया था कि शायद उनको भी टिकट मिलेगा। तो आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और नाहिद हसन, ये तीनों जो है वो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं।
तो समाजवादी पार्टी ने जो अभी टिकट वितरित किए हैं उसमें हम 4 बड़े नाम आपको बता दें। एक तो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन अखिलेश यादव जी का नाम औपचारिक तौर पर लिस्ट में अब इसमें डाला गया। वो करहल से चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी के। इसके अलावा आजम खान को रामपुर से चुनाव में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। उनके बेटा अब्दुल्ला आजम को स्वार की सीट से चुनाव में उतारा है, और नाहिद हसन जो है वो कैराना से ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये नाम चर्चित हैं डॉक्टर आशुतोष, मैंने इसलिए ये 4 नाम बताए हैं। लेकिन क्या कहेंगे आप इस पर राकेश जी? अब आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज समाजवादी पार्टी ये देना चाहती है कि हम डिफेंसिव नहीं है कि हम मुसलमानों को लड़ाते हैं, या हमारा आजम खान अगर जेल में है तो उनको हम टिकट नहीं देंगे। देखिए, जिस पार्टी का पूरी प्रकृति ही अपराधियों पर निर्भर हो, उस पार्टी को किस बात का शर्म होगा? आप आजम खान जेल में है, किस कारण से जेल में, क्या छिपी हुई बात है? और कुछ दिनों पहले सौरभ जी हम सब ने एक समाचार पढ़ा, और मैं इसलिए कहता हूं कि एक कथित रूप से प्रगतिशील टीवी चैनल का मुख्य न्यूज़ था कि जो चैनल हमेशा डायनेस्टी का विरोध करती थी कि मनोहर पर्रिकर के बेटे को सीट नहीं दी गई गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार ये कोशिश की है कि पार्टी कार्यकर्ता आधारित हो, मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी में स्थान मिले। परिक्रमा करने वाला पैसे वाले कार्यकर्ताओं को नहीं। राजनीति में बहुत संक्रमण हुआ है, उसको सनह सनह समाप्त करना चाहिए, उसके तरह कदम बढ़ाना चाहिए। गोवा इसका एक उदाहरण है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, आजम खान को तो मुकुट पहना ही रही समाजवादी पार्टी, उनके सुपुत्र को भी दे रही है। यानी वंशवाद की राजनीति का जो आरोप कांग्रेस पर लगता है, वास्तव में उसका प्रतिबिंब समाजवादी पार्टी है। पूरे घर से पार्टी चलती है, एक परिवार का डोमिनेशन है, वो परिवार जिसको चाहते हैं। राकेश जी, परिवारवाद पर ये बहुत सारे उदाहरण आपके यहाँ गिना देंगे और केंद्र में भी गिना देंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर अपराधी को टिकट देने की बात है, अगर अपराधी को टिकट देने की बात है, अभी ये बता रहे थे कि 35% आपके सिटिंग विधायक, उन पर मुकदमे। सौरभ जी, मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। देखिए, मैं अपना ही उदाहरण ले रहा हूं कि मैं बंगाल 7 साल नहीं गया, लेकिन मुझ पर ममता बनर्जी ने 17 में केस कर दिया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर केसेज होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेज में अंतर होता है, धाराएं वही लगती हैं। सब्जेक्टिव केस जिनका नाम रहे ये सांप्रदायिक है, इन्होंने दंगा भड़काया। अब आप मेजोरिटी कम्युनिटी को, हिंदुओं को द्वैत तरह का नागरिक बनाकर रखे, दंगाइयों को आप महिमा मंडित करते रहे, उन्हें प्रशासन से समर्थन देते रहे, पुलिस स्टेशन में ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स का अड्डा बन गया था, उसको पार्टी ने समाप्त किया। जोगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में मैं 2017 में 25,000 उत्तर प्रदेश के अपराधी जेल गए, और जो अपराधी जेल में थे वो बेल लेना नहीं चाहते थे। आप पूछिए उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी को, कहीं तो तुम्हें बेल मिल रहा है, वो बेल नहीं लेंगे। जो मैं कहना चाहता हूं, रेखांकित करना चाहता हूं, देखिए मैंने क्या कहा, राजनीति में अनेक बुराइयों का संक्रमण हुआ और उन बुराइयों से कोई पार्टी मुक्त नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक स्थान पर पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के पसीने के महत्व को स्थापित करने की जो एक प्रवृत्ति को बढ़ाने की, चलिए ठीक है सर, उसका एक उदाहरण गोवा है। और उस प्रवृत्ति के प्रतिकूल जाने का उदाहरण उत्तर प्रदेश। आपने लेकिन 2 नामों पर खास, आपने तीनों पर कमेंट किया कि आजम खान क्यों जेल में है, उनको टिकट दिया, बेटे को टिकट दिया तो परिवारवाद है, दंगा भड़काने वालों को, पलायन करने वालों को टिकट दिया तो वो नाहिद हसन का नाम है। आशुतोष जी, नहीं देखिए, आपने भी टोका, लेकिन राकेश सिन्हा जी क्योंकि बोलना था, परिवारवाद पे आग लगानी थी तो बोलना था। और ये कभी कभी अपने गृह मंत्री और इस समय के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के ऊपर तो कोई पूछ पाइए कि आपने उनके लड़के को टिकट क्यों दिया था? आपने कभी पूछा जाके? नहीं, कभी पूछा जाके नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कितने केस हैं आपने कभी देखा? कभी एक बार देखा, एक बार फाइल उठा के उनके कितने घर में कितने लोग राजनीतिक घरानों में, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई बीडीसी मेंबर है, उनका बेटा खुद एक विधायक है। आपने नहीं पूछा होगा क्योंकि वो सूट नहीं करता ना राकेश जी। कल्याण सिंह के लिए कभी नहीं पूछा कि पिताजी मुख्यमंत्री, फिर गवर्नर, फिर बेटा सांसद, फिर पोता जो है वो क्या कहते हैं विधायक बन जाएगा। नीलमा कटियार जी जब तक रही तब तक वो एमएलए रही, फिर उसके बाद प्रेमलता कटियार जी, उसके बाद नीलमा कटियार जी आ गए। लालजी टंडन रहे तो पहले लालजी टंडन मंत्री भी रहेंगे, वो टिकट भी पाएंगे। फिर आशुतोष टंडन ने पता नहीं कौन सी चीज थी तो उसको ही बना दिया, फिर उनके पिताजी को आपने गवर्नर बना दिया।
आपने कभी ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी के बेटे मैंने तो पहले ही कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा ये परिवारवाद की बहस आज बेमानी है, लेकिन देखिए आप पर हमला, सबसे बड़ी परेशानी ये है, बीजेपी का हमला राकेश देखिए आप पर सिन्हा क्या जी हो रहा है, इसका नहीं। उत्तर दीजिएगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्वीट पढ़ रहा हूं आपके लिए। नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा कराने और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। इस वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल उछल कर बाहर आ रहा है। सौरभ जी, जो मेन दंगे के आरोपी थे संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव वगैरह, उमेश मलिक, दिनेश खटीक, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताज पहन के बैठे हुए हैं। और ये हम पे आरोप, देखिए ऐसा है ना कि जब आपने इस पूरे प्रदेश को 5 साल बर्बाद किया है, जब आपको समझ में गया हो गई, सत्ता हो गई बाहर, तब आपको ये चीजें दिखने लगी हैं। अभी तक तो आप तो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, आइए बात कीजिए ना एक्सप्रेसवे पे, आइए बात करते हैं बेरोजगारी पे, आइए महंगाई पे बात करते हैं। कभी राकेश सिन्हा जी सांसद हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और आरएसएस के नहीं, सवाल ही देखिए, ये तो डॉक्टर साहब देखिए, चुनाव का वक्त है, आरोप लगेंगे और हर हथकंडा आजमाया जाएगा। ये आपके ऊपर ये आरोप चिपकाना चाहते हैं। आज सुबह बात को डाइवर्ट मत कीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ बोलिए। ये बताइए, सांसद जी आपके साथ बैठे, हम 3-4 लोग में अकेले ऐसे हैं जो हम लोग के रिप्रेजेंटेशन सांसद में बैठे हैं, 3 या 4 साल से सांसद हैं। बता दे कोई भी सवाल पेट्रोल या डीजल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए सांसद ने उठाया? खड़े होकर बता दे, मैं रिकॉर्ड निकलवा लूंगा, कल बात दूंगा। नहीं उठाया होगा, क्योंकि नहीं, कोई मतलब नहीं है ना उनको। मतलब उनसे होता है कहां के हिंदू मुस्लिम हो जाए, कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, कैसे बड़ी बड़ी बातें करके जो डाइवर्ट कर दो। ये पूरा एक सिस्टम चलाया जाता है कि जब चुनाव का समय आए तो इसी को लेके आओ। लेकिन जिन बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर मर गए, उस पर नहीं बोलेंगे। जब ऑक्सीजन की कमी से पूरा उत्तर डॉक्टर साहब मैं बोल लूं, डॉक्टर साहब आपकी बात का जवाब दे देंगे। मैं आपसे ये कह रहा था, मैं आपसे 30 सेकंड दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। अच्छा बोल लीजिए आप डॉक्टर, बोलिए राकेश जी। 30 सेकंड। देखिए आशुतोष जी ने चूंकि मुझे व्यक्तिगत कहा, तो मैं अभी अपनी बखान मैं क्यों करूं, लेकिन आशुतोष जी आज जाकर PRS पे मेरे सभी सवालों को देख लीजिए। मैंने तो मेघालय में कोंगथोंग गांव गोद लिया, जो कि सुदूर भारत के हिस्से में है, जहां मैं दर्जनों बार गया हूं। उस गांव में आज तक कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की उस गांव। इसलिए मैं एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हम कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, आपको बता दो कि पिछले 3 साल में एक दिन एक कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठा है। आप पेट्रोल डीजल आपके अर्थशास्त्र का बोध कीजिए। ये सरकार ने जितनी स्टेबिलिटी दी है अर्थव्यवस्था में, दुनिया के किसी देश में स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा सर, समय मेरा चला जाएगा। डॉक्टर साहब आपने जवाब दिया, प्रोफेसर साहब आपने भी जवाब दिया। एक सेकंड पहले मैं कह दूं, पेट्रोल डीजल पर बहुत बहस हुई है, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, आप सब जगह रिकॉर्ड निकाल कर देखिए। वो चर्चा एक समय बिल्कुल चरम पर थी, वो मुद्दा बहुत बड़ा था, उस पर बात हुई है। मैंने आपसे क्या कहा, चुनाव है, जो इनको सूट करेगा वो बोलेंगे, आपको जो सूट करेगा वो बोलेंगे। आप डिफेंसिव हो रहे हैं, मुझे ये जानकर आश्चर्य हो रहा है। ये तो इंतजार कर रहे थे इस बात का, सुने मेरी बात सुने, ये तो इंतजार कर रहे थे इस बात का कि आपकी लिस्ट निकले, उसमें बताएं कि देखो इसमें इतने मुसलमान हैं, फिर मुसलमानों के मुकदमे ढूंढे। ये तो इसका इंतजार कर रहे हैं, तभी तो सुबह खुलकर चुनौती दी थी। लेकिन आपको बजाय ये कहने के कि हमारे मुसलमान क्यों गिन रहे हो, आपको कहना चाहिए हमने दिए हैं भाई, हाँ हमारे उम्मीदवार हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं होती है ना। मुझे लगता है कि ये लोग जो प्रदेश में पिछले 5 साल से राज कर रहे थे, जनता को हकीकत पता होनी चाहिए इनकी, ये चाहते क्या है असल में। जनता सर इतनी जनता ही है जिसको सबसे ज्यादा हकीकत मालूम है, और उन जनता में मैं भी हूं और आप भी हैं और ये भी हैं। हम सब जानते हैं हकीकत क्या है, कोई कुछ थोड़ी बहुत बता देता है, थोड़ी बहुत छिपा लेता है। अच्छा एक मिनट, संजय कुमार जी, अब ये जो अभी आप कह रहे थे कि विमर्श चुनाव से इतना जल्द पहले कोई बहुत लार्ज मैसेज चला जाए जिससे समीकरण बदल जाए चुनाव के, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन जो आज बीजेपी ने सुबह कहा कि लिस्ट बताओ, अपनी लिस्ट आ गई, अब उसमें आजम खान का नाम, उनके बेटे का नाम, नाहिद हसन का नाम, अब क्या इसका कोई फायदा बीजेपी को होता दिखेगा आपको? आवाज नहीं आ रही सर आपकी, एक बार चेक कर ले, म्यूट तो नहीं है। हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं इस बात का फायदा कि बीजेपी ने दबाव डाला तब लिस्ट आ गई, नहीं इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये माइंड गेम है। आजकल चुनाव कई लेवल्स पे लड़े जा रहे हैं। एक चर्चा जो हम आज कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल से ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। चुनाव के वोटों की गिनती तो 10 मार्च को होगी, लेकिन तमाम लेवल से चुनाव परसेप्शन की लड़ाई होती है। परसेप्शन की लड़ाई की कौन आगे कौन पीछे, ये परसेप्शन बनाना। चुनाव एक तरह से बड़े तौर पर परसेप्शन की लड़ाई हो गई है। तो ये भी एक परसेप्शन का खेल था, इतना दबाव डालो। और जब ये जो माइंड गेम जो मैं जिसको कह रहा था, इस माइंड गेम में कौन आगे है कौन पीछे है, ये बहुत नर्व्स का खेल है। और इसमें लगता है बीजेपी ने अभी
हल्की सी बाजी मारी, क्योंकि ये बीजेपी कह सकती है कि देखिए हमने दबाव डाला, लिस्ट आ गई और ये देखिए लिस्ट में किस तरह के नाम है। इसी के लिए समाजवादी पार्टी इसका नाम मतलब इस लिस्ट को जारी नहीं कर रही थी। लेकिन ये माइंड गेम है, इससे वोटरों पर फर्क नहीं पड़ता, इससे वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।